ओके, सो सीक्वेंस एंड सीरीज, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ लिया अपने आईटी वाले लेक्चर्स में, कुछ ने नहीं पढ़ा है। तो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए चैप्टर बहुत ईजी है एनसीईआरटी लेवल पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपने ऑलरेडी 10th में एक बार पढ़ रखा है, तो यू नो कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है, इस चैप्टर में एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या क्या कवर करने होते हैं। तो मैं डायरेक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो एपी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था वो एपी यहाँ पे यूजफुल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद विल बी मूविंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिर कुछ स्पेशल सीरीज। दीज 3 टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसमें भी कुछ स्पेशल सीरीज में शायद कुछ सिलेबस माइनस या प्लस हुआ है, तो वो एपी पढ़ाने के बाद देखते हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे यू गाइज नो कि मेरे पास कोई भी सीरीज होती है, एनी सीरीज, तो दैट इज हैविंग अ मतलब उसका डिफरेंस जो होता है नेक्स्ट टर्म का, दैट इज कांस्टेंट। द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल टर्म्स, मतलब नेक्स्ट फॉर ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स, जैसे 2, 4, 6, 8। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज सेम। Series can be in this way as well: 6, 4, 8, 2. Again, the common 8, 6, 4, 2. Again, the common difference is same. जो दो consecutive terms के बीच में difference है, that is same for the complete series. तो ऐसी series को हम बोलते हैं कि arithmetic progression में है, AP में है। ठीक है, तो everyone is aware about this. अब AP में अगर कोई भी मेरा जनरल टर्म होता है, I have any जनरल टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1 d. यहाँ पे each alphabet denotes a particular thing for an AP. AP की पहली नंबर को हम पहली टर्म को हम a बोलते हैं. The first term of an AP is a. The common difference is denoted as small d, and the total number of terms in the series is denoted as n. तो कोई भी nth term we can find out. जैसे द सीरीज जो होती है वो ऐसी होती है: a plus d, a plus 2d, a plus 3d, wherein you can see that the common difference is d always. Common difference is d always. So जैसे मान लो मुझे थर्ड टर्म लिखना है, तो a3, आई हैव टू फाइंड थर्ड टर्म। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 3 minus 1, 3 minus 1 will be 2d. तो आप देख सकते हो कि इस सीरीज में थर्ड टर्म इज a plus 2d. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये। सेम एज एन सम का भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ उसको। सम ऑफ एन एपी क्या होता है? तो सम ऑफ एन एपी इज एसएम एन टर्म्स तक का सम इज 2a, नहीं, n by 2, n by 2, 2a plus n minus 1 d. n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 d. इसका डेरिवेशन या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप लोग को पता भी है कि कैसे डिराइव करना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, फालतू के 10 मिनट सर एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू के चक्कर में लेट ज्वाइन हुए अपने। हमने तक क्या एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं? श्योर। एपी बता रहा था, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस वो बताया, जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया, बस। ओके सर, तो तो नेक्स्ट वाज सम ऑफ एन टर्म्स, सम एन टर्म्स तक का सम। तो ये सारी चीजें आप लोग अवेयर हो, जहाँ पे एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जिस भी टर्म तक का सम आपको निकालना है, एन इज एन डिनोट्स द टर्म्स, ए डिनोट्स फर्स्ट टर्म एंड डी डिनोट्स कॉमन डिफरेंस। तो बस इतना सा ही है इसमें बताने के लिए एपी में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्स्ट्रा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो जितना अभी तक बताया उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस कर लो, फिर अर्थमेटिक मीन भी बता देता हूँ। हाँ, यस होम, यू कैन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नोट कर लो। मतलब जिनको आता है एपी या जिन्होंने अपने आईटी लेक्चर्स में पढ़ लिया है, आप चाहो तो अपना असाइनमेंट्स, जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज के, आप वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं आईटी वाले, तो आप वो कर सकते हो।
बट डू नॉट लीव द मीटिंग. आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, ये ओनली आंसर निकल जाएंगे, तो डू नॉट फोकस हियर. सर सीक्वेंस एंड सीरीज जेई और एनसीईआरटी का सेम है? नहीं नहीं नहीं, मतलब बहुत पोर्शन डिफरेंट है, एग्जैक्ट? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे बस एपी और जीपी पढ़ोगे, वहाँ पे एपी जीपी एचपी स्पेशल सीरीज के डिफरेंट टाइप्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है. बहुत डिफरेंट है. एएम जीएम नहीं होगा? एएम जीएम भी है, मतलब एपी पढ़ोगे तो एएम भी पढ़ोगे, जीपी पढ़ोगे तो जीएम भी पढ़ोगे, एचपी नहीं है. ओके. ओके, द क्वेश्चन इज, if the sum of n terms of an AP is, if the sum of n terms of an AP is np plus half of n into n minus 1 q, p and q are constants, where p and q are constants, find the common difference. Find the common difference. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हाँ, देख कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. If the sum of n terms of an AP is np plus half of n into n minus 1 cube, where p and q are constant, find the common difference. Common difference क्या होगा? Especially जुलाई बैच एंड जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ सीरीज नहीं पढ़ रखा, सीक्वेंस एंड सीरीज, उनके लिए है ये क्वेश्चन. हाँ राइट, क्या था? तो कैसे कंपेयर करेंगे, कोई बताएगा? सही है सोनू. S2 minus S1. आर्यन नहीं, आर्यन तो दूसरे बैच में. देवल हियर, देवल सिद्धार्थ, आप लोग हो यहाँ पे? यस सर. हाँ, तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, p और q कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नहीं प्रसन्न गलत हो? यस करेक्ट आ रहे हो, दैट इज द राइट आंसर. हाँ सिद्धार्थ बताओ. सर कंपेयर करना है क्या? कंपेयर करके ही नहीं, कंपेयर करके कैसे निकालोगे? n टर्म्स है ना, तो n तो पता ही नहीं है आपको. मतलब कंपेयर करके प्रॉब्लम हो जाएगी. देखो, मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर इफ यू नो कि एपी में होता क्या है, तो एपी में यू नो दैट फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी. तो अगर सम ऑफ वन टर्म देखोगे, S1 देखोगे, तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा. और अगर आप S2 देखोगे, तो S2 में आपको क्या मिल जाएगा? 2a प्लस डी मिल जाएगा, 2a प्लस डी मिल जाएगा. एंड देख पा रहे हो ना ये चीज? अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे? ठीक है. तो अगर मुझे A2 निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड द A2, मतलब इफ दिस इज A1 एंड दिस इज A2, मतलब फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो दैट विल बी S2 माइनस S1. एंड इफ यू हैव A2, अगर आपको A2 पता है, तो फिर आप क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो. कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1. बस ये प्रोसेस है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, S1 निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते हैं, मतलब बेसिकली A1 मिल जाएगा हमें. हाँ प्रसन्ना सही है, अभी सम्यक सही है. तो यहाँ से आप इफ यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो यू विल बी गेटिंग P प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस 1 0, तो P ही आ जाएगा पहला टर्म. फर्स्ट टर्म इज P. ना सेकेंड टर्म S2 निकालोगे, तो S2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2P प्लस हाफ ऑफ 2Q. तो बेसिकली 2P प्लस Q आ गया.
ठीक है। नाउ अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो विल बी गेटिंग A2, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो विल बी गेटिंग द सेकेंड टर्म, A2 मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो यू विल बी गेटिंग A2 एज P प्लस Q, 2P में से एक P माइनस कर दोगे तो P प्लस Q बचा। And to find the common difference, you have to take the difference of two terms. तो A2 minus A1 करोगे तो A2 minus A1 करोगे क्योंकि A1 भी पता चल गया आपको, this is A1 and you know A2 as well, A2 as well, तो दोनों का difference ले लो तो you'll be getting Q. तो common difference is Q. ठीक है, हर्ष, देवल, Yes, sir. सिद्धार्थ, यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करो। ये वाला मैं बताऊंगा नहीं, ये वाला खुद से ट्राई करो। The sum of n terms of 2 AP are in the ratio, the sum of n terms of 2 AP are in ratio 3n plus 8 upon, is to कर दो, 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term. Find the ratio of their 12th terms. So anyone from July batch, मुझे बताओ। Sum of n terms of 2 AP are in ratio, ये given है। Find the ratio of their 12th terms, ये पूछा है। वो n है, 3n plus 8 is to 7n plus 15. कैसे करेंगे एनीवन? सम का रेशियो दिया हुआ है तो सम का सर रेशियो, n का वैल्यू सब n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं बेटा, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो जाएगा? देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ये हाँ, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले सिंपलीफाई करेंगे ना फॉर्मूला डाल के। देखो सम ऑफ n टर्म्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों का सम का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, मतलब दोनों के सम का रेशियो दिया हुआ है आपको। तो पहले एक AP होगी, उसका लेट्स से कोई पहला टर्म A1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D1 हो जाएगा, तो उसके n टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला आपको मतलब उसके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय सेकेंड सीरीज लेट्स से A2 होगी, उसका कॉमन मतलब सेकेंड सीरीज इज का पहला टर्म इज A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D2, तो उसका भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो दोनों के सम के फॉर्मूला जब लिखोगे मतलब और रेशियो लोगे तो रेशियो आपको गिवन है, इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, तो 12th टर्म सबसे पहले तो होगा क्या, अगर पहले वाली सीरीज की बात करूंगा तो 12th टर्म विल बी A1 प्लस 11D1, राइट, A प्लस n माइनस 1D से करोगे अगर तो n की वैल्यू 12 रख लो तो A1 प्लस 11D1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A2 प्लस 11D2, ये रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब इतना हिंट दे दिया मैंने, सम का फॉर्मूला लिखो, सम के रेशियोस निकालो और यू हैव टू फाइंड A1 प्लस 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2, ये रेशियो आपको निकालना है। आर्य गलत है बेटा। वेदांत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा या कुछ होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा।
विधान नीचे चेक करना, 176 तो नहीं है, 174 आपने लिखा हुआ है। हाँ सर 176 है, गलती से हाँ 174। हाँ, फिर वो सही हो जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। ओके देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का रेशियो दिया हुआ है, तो ठीक है, लेट्स से द फर्स्ट एपी इज AP1 इज A1 प्लस A1 प्लस B1 प्लस सो ऑन, एंड AP2 जो है मेरे पास दो एपीज का सम वो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है A2 प्लस A2 प्लस D2 प्लस सो ऑन। तो अब इसके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, n टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, n टर्म्स का 2A1 प्लस n-1 D1 अपॉन n/2, करेक्ट किया था करेक्ट सर में, 2A2 प्लस n-1 D2। नाउ यू नो दिस थिंग, इसको इक्वेट करते हैं तो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, दिस इज गिवन। ये n/2 और n/2 कैंसिल आउट कर देते हो, so you have 2a plus n-1 d1 as this thing. Now you have to find, now what do you have to find is आपको a1 plus 11 d1, a1 plus 11 d1 upon a1 a2 plus 11 d2 ये निकालना है। Find the ratios of their 12th term, you have to find out this thing। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि I will be getting 11 d1 और 11 d2 here, और यहाँ पे a का कोफिशिएंट भी खत्म हो जाए, तो ये बस बेसिकली समझना है, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 22 ले आऊँ, इफ आई विल somehow get 22 here as a coefficient of d1, तो देखो 2 कॉमन लेकर के a1 plus 11 d1 कर सकता हूँ, राइट, सेम नीचे भी। तो what shall I do to get the value here as the coefficient here as 22? तो उसके लिए what I will be doing is कि मैं n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 23। I will be substituting the value of n as 23। सर Let's ऊपर substitute, दोनों में ना, क्या बेटा? दोनों टर्म्स में ना, ऊपर वाली टर्म में भी हाँ नीचे ऊपर वाली नीचे वाली, तभी तो वो इक्वल क्या हो। कहते हैं 2 कॉमन आ जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेट्स से आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ n as 23, तो 2a1 प्लस 22 d1 अपॉन 2a2 प्लस 22 d2 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 23 रखी थी। 23 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 23 इज 26, 66 प्लस 8 76, सॉरी कुछ गलत लिख लिया क्या मैंने, 3 इंटू 23 हो जाएगा ना, 69 प्लस 8 77, 23 था, मैंने 22 से मल्टीप्लाई कर रहा था, और यहाँ पे भी 23 से मल्टीप्लाई करो तो you'll be getting प्लस 15 है 176। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो, तो you'll be getting a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 प्लस 11 d2। ये तो रेशियो सेम ही रहेगा 77 अपॉन 176, which can be further simplified as 7/16। 11 से कट हो रहा है, 11 से कट हो रहा है। तो हर्ष और देवल और सिद्धार्थ आप लोग को क्लियर हो गया? यस सर। yes यस sir, सर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब ये आईआईटी वाले भी जब लेक्चर्स आपके स्टार्ट होंगे तो यू विल फाइंड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर आल्सो। मतलब ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा मैनिपुलेशन बेसिक सा हो जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन AM बोलते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अब देखो अरिथमेटिक मीन का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि लेट्स से इफ आई हैव अ सीरीज ABCDE इन AP में एक ऐसी सीरीज है, तो अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली जब आप इन दोनों AP मतलब दो टर्म्स हम AP पिक करते हो और उसके बीच वाली वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, मतलब एज एन अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द एवरेज,
to find the average. So if you are taking two terms from a series of an AP and you're trying to find the average, so you'll be getting a middle term. And that middle term, जैसे मान लो मेरे पास let's say 2 और 4 है, ठीक है, तो मैंने 2 और 4 का एवरेज लिया, so I will be getting a middle term जैसे 3. तो अगर मैं इस 3 को यहाँ बीच में इंसर्ट करता हूँ ना, तो this will also form an AP. This will also form an AP. जैसे मान लो मेरे पास एक सीरीज है 2 4 6 8, तो यहाँ का अगर अर्थमेटिक मीन लोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ का अर्थमेटिक मीन लोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ का अर्थमेटिक मीन लोगे तो 7 आ जाएगा. ठीक है, अर्थमेटिक मीन है बेसिकली इसका सम, इसका प्लस इसका सम डिवाइड बाय 2, एवरेज लेना. सो यू विल बी गेटिंग अ मिडिल टर्म, मतलब अपॉन टेकिंग द अर्थमेटिक मीन विल बी गेटिंग अनदर टर्म व्हिच यू कैन इंसर्ट इन द मिडिल एंड द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. किसी भी चीज़ के साथ कर लो, जैसे मान लो मैंने 7 ले लिया और लेट्स से 11 ले लिया, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो आप मीन निकालो, बीच में उसको इनपुट करो, तो विल बी गेटिंग अ एपी हियर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हियर. हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहा था. सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2. मतलब किसी भी दो टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है वही एवरेज वाला फॉर्मूला, कि दोनों टर्म्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2 कर दो. अब जैसे मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव a term as a and another term as a plus d, so let's try to find the middle term here. So इन दोनों को ऐड करो, a plus d divided by 2, तो you will be getting a plus d by 2. a plus d by 2 will be my arithmetic mean with the common. अब ये जो AP बना है इसका रिजल्टिंग कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? d by 2 हो गया, d by 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस इज d by 2. तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी वही हो रहा था. वंस यू हैव दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो आपने क्या किया, इसका कॉमन डिफरेंस इनिशियली 2 था, बट जब आपने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, बीच में 3 इंसर्ट किया, तो द कॉमन डिफरेंस हैज बीन डिवाइडेड बाय 2, तो कॉमन डिफरेंस हैज नाउ चेंज्ड टू 1. ठीक है, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, इतना तो बताते भी नहीं है ऐसा. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज टू फाइंड द एवरेज, एंड अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन निकालना, बीच वाली वैल्यू निकालना. तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए भी निकाल सकते हो, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए भी निकाल सकते हो, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन. अब वो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. जैसे मान लो मुझे बोला कि मेरे पास एक AP थी 4 10 16 एंड सो ऑन. 4 10 एंड 16, 4 10 16 एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ आई हैव बीन आस्क्ड. अच्छा, एक दो चीज़ें और बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, मतलब दो टर्म्स का डिवीजन बाई 2. ओके, लेट्स से इफ आई हैव मतलब लेट्स से इफ आई हैव टू इंसर्ट n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, मतलब ऐसे मान के चलो कि लेट्स से आई हैव अ सीरीज, ठीक है, जैसे a1 a2 a3 डॉट डॉट, ठीक है, up till an तक. I have the series as an AP. AP में एक सीरीज मिली हुई है. Now let's say मुझे A और B दो ऐसे टर्म्स से, इनके बीच में ये वाली सीरीज पूरी इंसर्ट करवानी है. ठीक है, एज एन आई हैव 2 नंबर्स विथ मी, जैसे मान लो 4 और 10 हो गया, एंड लेट्स से आई हैव टू इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन देम. ठीक है, आई हैव टू इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन देम. ठीक है, मतलब एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या होगा. तो लेट्स से आई हैव 2 नंबर्स a एंड b एंड आई हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम. तो ये जो जिस अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, लेट्स से दैट इज दिस अर्थमेटिक, मतलब जिस सीरीज अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे, दैट अर्थमेटिक मीन विल कंस्टिट्यूट अ सीरीज, एक AP बना देगी वो, इंक्लूडिंग a एंड b. ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे व्हेन यू विल फाइनली बी गेटिंग अ सीरीज. So the total number of terms will be now. ठीक है, देख रहा, फिर से देखना मैं बता क्या बोल रहा हूँ. What I'm trying to say is
लेट्स से मेरे पास दो नंबर थे 2 और 4, ठीक है। मुझे बोला गया कि इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन, इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन 2 and 4। तो मैंने क्या किया, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करके 3 इंसर्ट कर दिया। तो वंस आई हैव इंसर्टेड 3, तो जो मेरी सीरीज बनी, ठीक है, जो मेरी सीरीज बनी वो टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स की बनी, जितना मैंने इंसर्ट किया है अर्थमेटिक मीन 1 प्लस 2 एक्स्ट्रा टर्म्स प्लस 2। अगर यहीं पे मान लो मुझे बोल देता कि 2 और 5 है मेरे पास एंड इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन, 2 अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन, तो आप क्या करते, 3 और 4 इंसर्ट करते। बाय लॉजिक आप देख सकते हो इस चीज़ को, करने का प्रोसेस अभी बताता हूँ। 3 और 4 इंसर्ट करते, तो जितने भी अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं उससे 2 ज़्यादा मिल करके मेरा पूरा एपी कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 4 हो जाते हैं। जितने आपने इंसर्ट किए हैं 2 अर्थमेटिक मीन प्लस 2 टर्म्स पहले से थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। तो यहाँ पे अगर मैं एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हो जाएंगे, n+2। n टर्म्स तो आपने यहाँ से इंसर्ट किए प्लस a और b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इन दिस न्यू एपी विल बी n+2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+2। ओके, अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं और कैसे अनअर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर समझा रहा हूँ। तो आई हैव टू नंबर्स a and b, आई हैव टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+2। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स। अब अगर टोटल टर्म्स ये हैं तो b क्या हो जाएगा, अगर ये सारे के सारे एपी में हो जा रहे हैं, कोई भी नंबर बीच में इंसर्ट करते हो तो एपी में हो जाता है, द सीक्वेंस चेंजेस टू एपी। बता दिया मैंने वो चीज़, जैसे 2 और 4 के बीच में अगर आप 3 इंसर्ट कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूट्स एन एपी। तो अब देखो तो b का इफ अगर ये सारे एपी में हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 हैं, वेयर एज लास्ट टर्म इज b, वेयर इन लास्ट टर्म इज b, तो b का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 n+2 -1 d, यही होता है ना फॉर्मूला। n की जगह n+2 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी, तो ये रख दिया। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 d। तो मेरा जो b का जनरल टर्म, मतलब b को अगर मैं लिखना चाहूँ a के टर्म्स में, तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस AP, ये जो नई AP बन रही है, दिस हैज फर्स्ट टर्म इसका a है, फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d, common difference is d, total number of terms is n+2। तो b को मैंने a और n और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। जब आप a1 लिखोगे, whenever you will अब कोशिश करते हैं d निकालने की, कोशिश करते हैं ना, ये जो नई सीरीज बनी है a1 + a2 a3 ... an तक, ये मैंने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स ट्राई एंड फाइंड द d, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो द कॉमन डिफरेंस विल बी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो 2-3 तरीके से कर सकते हो, या तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, और व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मान लो मेरे पास एक एपी होती है, इस पेज पे समझा रहा हूँ, 2 4 6 8। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो 8 - 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1। तो एक मिनट, लास्ट टर्म 6 हो गया डिवाइडेड बाई n-1 करेंगे ना, 2 4 6, तो 4 हो गया डिवाइड बाई 2, हाँ, डिवाइड बाई n-1 कर लो, तो यू विल बी गेटिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। बेसिकली अगर मैं उस सीक्वेंस की बात करूं कि चलो ठीक है, अभी तो n-1 करो तो 3 आ गया। ठीक है,
अगर मैंने मान लो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है और बस इसके रेशियो में देखना चाहता हूँ, इसके रेशियो में देखना चाहता हूँ, तो बेसिकली द फॉर्मूला विल बी b माइनस a, जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी b माइनस a, b इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म अपॉन, ठीक है, जो आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है प्लस 1, n प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं वही कॉमन डिफरेंस लिखने की कोशिश करूँगा, तो मैंने अनअर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला विल बी b इज द लास्ट टर्म माइनस a इज द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय, मैंने अनअर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है तो n प्लस 1, n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। नाउ अगर ये मेरा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, आई हैव d एज दिस, तो मैं फिर कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। a1 क्या हो जाएगा मेरे पास, a1 विल बी a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a2 मेरे पास कितना हो जाएगा, a2 मेरे पास हो जाएगा a प्लस 2d, तो दैट विल बी a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन, या अर्थमेटिक मीन होता क्या है, या हाउ टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन। एक बार मैं वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जिनके लिए नया है उनके लिए काफ़ी नया है, जिनको आता है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज टू इंसर्ट समथिंग, इंसर्ट अ मीन वैल्यू इन बिटवीन। अब अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने की वजह से कई बार अगर सीरीज एपी में नहीं रहते या मेरे पास दो ही टर्म्स होते हैं, तो एक एपी बन जाता है, बाय डिफॉल्ट एक एपी बन जाता है। अगर मैंने और मैं चाहूँ तो मैं एक अर्थमेटिक मीन की जगह बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो मेरा अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी, एपी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ओके, जैसे मान लो 2 और 4 के बीच में आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो 3 हो गया। इफ 2 और 4 के बीच में आप 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते तो कैसे करते, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अभी उसका प्रोसेस समझाया है लास्ट में, वो अभी वापस से ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लो 2 और 5 के बीच में अगर मुझे 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हुए, तो आपको दिख रहा है बाय लॉजिक कि 3 और 4 हो जाएगा। तो द रिजल्टिंग दो नंबर्स के बीच में अगर आपने कोई अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, 1, 2 या n कितने भी इंसर्ट किए हैं, तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। अब अगर एपी है तो एपी की प्रॉपर्टीज शो करेगा, एपी की प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आई ट्राई टू फाइंड अ वे, मतलब एक जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश की जो सारे n नंबर ऑफ एपीज अगर मैं इंसर्ट करता हूँ या n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, तो रिजल्टिंग एपी से मतलब एक ऐसा फार्मूला डिराइव कर लेते हैं जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाए, मतलब ईजिली मेरे लिए सॉल्वेबल हो। तो मैंने क्या किया कि दो टर्म्स लिए, दो नंबर्स लिए a और b, और a और b के बीच में लेट्स से आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन, आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स इन बिटवीन। So the total number, the resulting sequence will now be in AP. जो भी resulting sequence बनेगा मेरा, that will be in arithmetic progression. तो अगर AP में आ रहा है तो AP की सारी properties valid हो गई, तो वहां से मैंने total number of terms निकाल लिए। तो n terms तो मैंने insert किए थे, एक A और एक B पहले से थे, तो total number of terms are n plus 2. Total number of terms are n plus 2, ठीक है। पहला टर्म तो ए ही हो जाएगा जो स्मॉल है, उसी के बीच में आपने इंसर्ट किया है, तो फर्स्ट टर्म इज नॉट गोइंग टू चेंज। लास्ट टर्म बी है, तो बी का जनरल टर्म निकाल दिया मैंने एक और एन और डी के टर्म्स में, तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, निकाल दिया। अब एक कॉमन डिफरेंस भी अगर मैं निकाल दूं तो मैं कोई भी टर्म लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने बोल दिया कि ए और बी 2 और 4 थे, 2 और 10 थे, और 2 और 10 के बीच में मैंने 8 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो फाइंड द सेकेंड टर्म, फाइंड द सेकेंड टर्म मैंने बोल दिया। तो अगर आपको डी पता चल गया तो आप सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म कुछ भी पूछ लिया आप निकाल सकते हो। तो उस डी के लिए भी मैंने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वो क्या हो गया, दैट विल बी b माइनस a divided by n plus 1, where n is the number of arithmetic means that you have inserted. n is the number of arithmetic means that you have, n plus 1 n plus 1 होगा, n plus 1 नीचे वाला फॉर्मूला। तो लेकिन आपने बट ऊपर वाले फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले में जो n है ना, वो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वो है एपी का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n plus 2 है ना,
ओके सर। हाँ, तो n प्लस 2 माइनस 1 करोगे तो n प्लस 1 ही हो जाएगा। वैसे वो डी का फॉर्मूला क्या था मतलब? डी का फॉर्मूला क्या था? डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर वो अपने डिराइव किया ना सर, वो बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन था ना, वो था ना n formula? माइनस 1 नहीं था बेटा, वो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में थे, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, n नहीं है। हाँ तो सर वो ऐसे फॉर्मूला क्या है सर, ये केस में ऐसा एन प्लस वन हुआ तो? हाँ, जो नीचे लिखा हुआ है वही फॉर्मूला है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ओके। तो अगर मान लो आपने n टर्म्स इंसर्ट किए तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इज b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। एंड वंस यू नो द कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या कर सकते हो, आपसे कोई भी टर्म पूछो, फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब जो आपने लेट्स से 2 और 10 के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म विल बी 2 प्लस कॉमन डिफरेंस d, और d की वैल्यू आप निकाल सकते हो 10 माइनस 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी इंसर्ट हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो n इज द टोटल, जहाँ पे n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स आप इंसर्ट कर रहे हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक मीन का, आपके एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है, ना आपसे पूछेगा इससे ज़्यादा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप करना। तो लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन, इट सेज कि मेरे पास 2 है और 8 है, एंड आई हैव टू इंसर्ट लेट्स से 4 अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, तो दैट विल बी 8 माइनस 2 b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जो मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ से आई विल बी गेटिंग 6 बाई 5, और 6 बाई कैसे 5 आया? मेरा क्या बेटा, 5 कैसे आया? n 4 टर्म्स n निकालनी है तो प्लस, 4 + 1। हाँ जी। हाँ 4 प्लस n हाँ प्लस जी। 1 है ना फॉर्मूले में। यस सर, यस सर, सॉरी। तो 5 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आई हैव। ठीक है, अब स्टार्ट करो ऐड करना। तो पहला टर्म हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म विल बी 2 प्लस 6 बाई 5, तो 2 प्लस 6 बाई 5 कितना हो जाएगा, 16 बाई 5 हो जाएगा। यस। इसको 1.2 कर लो, एक काम करो, तो 3/2 3.2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, फिर 4.4 हो जाएगा, फिर 5.6 हो जाएगा, फिर 6.8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो देखो 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो गए बीच में, यही यस। पूछा था, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन। तो डिफरेंस का ये रोल होता है, कॉमन डिफरेंस का। अगर यहीं पे मैंने पूछ लिया होता कि फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज विल बी, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज के लिए आप क्या करोगे, a प्लस 4d निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हो। आप समझ में आया देवल, सिद्धार्थ, हर्ष, यस सर। एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। क्वेश्चन इज insert 6 arithmetic means between 3 and 4, between 3 and 24, such that resulting sequence is in AP, तो resulting sequence AP में आ जाए ऐसा। तो करो एक बार। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाना। हाँ श्योर। सर इसमें जो 4.4 है उसमें आपने क्या किया सर, मतलब समझा? बेटा कॉमन डिफरेंस है ना, तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो d ऐड करते रहो एक एक बार। ओके ठीक है। समझ गए ना? हाँ सर। Insert 6 arithmetic means between 3 and 24.
हाँ प्रसन्ना भैया, सही है सही। सर आपको टाइप करके दूं आंसर या यहीं बोल दो? बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 7.2। नहीं दक्ष, सर वही किया ना। 6 अर्थमेटिक मीन निकालना, जो कॉमन डिफरेंस निकालो। हाँ जी सर। 21। अरे मैं आपको सीधा टर्म्स बताने लग गया। नहीं टर्म्स नहीं है, टर्म्स ही गलत है ना तुम्हारे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 6, 9, 12, हाँ 15, 18, 30। कॉमन डिफरेंस 3 आ गया तो टर्म्स तो हो जाएंगे ना, 3, 6, 9, 12, ये सब टर्म्स आएंगे। सॉरी सर, वो मैं n-1 कर गया उधर। हाँ नहीं n+1 रखो उसको, n-1 वो बेसिकली n-1 ही है, बट यहाँ पे हाँ टोटल जी। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है ना, हाँ जी n+2 सर। है, तो इसलिए वो चेंज हो जाता है फॉर्मूला, n+1 हो जाता है, तो यही फॉर्मूला याद रखो बस, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना। ओके सर, सॉरी। ठीक है, तो 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सब टर्म्स हो जाएंगे इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स। एक और क्वेश्चन करो, दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। बिटवीन 1 and 31, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। Between 1 and 31, 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way, m numbers have been inserted in such a way, that the resulting sequence is in AP, that resulting sequence is in AP, and the ratio of 7th and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is, and m minus 1th, m minus 1 numbers is, number is 5:9, 5:9. Find the value of m, find the value of m. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is in AP. 1 और 31 के बीच में m numbers insert किया है, ठीक है, और m number of terms, m मतलब बेसिकली m number of arithmetic means insert किया है, और आपको रेशियो दिया है 7th और m-1th नंबर का, मतलब 7th टर्म और m-1th टर्म का आपको रेशियो गिवन है। तो आपसे पूछा कि m की वैल्यू क्या होगी इस सीक्वेंस में, व्हाट विल बी द वैल्यू, मतलब आपने कितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो ट्राई एंड फाइंड द वैल्यू फॉर m।
ओके, आया किसी का आंसर? जैसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है, लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, सिंपल तो है, मतलब अगर डी निकल गया तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 60, वहाँ से d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, अपॉन में m माइनस वन टर्म क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे उसमें, m प्लस टू, तो m माइनस वन टर्म विल बी, अकॉर्डिंगली आप वो भी निकाल सकते हो, उसका रेशियो 7:9 गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो टोटल m के टर्म्स में रखना, बस m की वैल्यू निकल जाएगी। a आपको पता है a इज 1, तो बस m के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगी। समय मेरे पास आंसर नहीं है, बट आई होप सही होगा। क्या करना है आपको, देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 31 माइनस वन डिवाइड बाई m प्लस वन, दिस इज माई d, ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई m प्लस वन, ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। एंड वंस यू हैव द कॉमन डिफरेंस, तो आपको क्या लिखना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m प्लस वन टर्म, तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 60, और m माइनस वन टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस टू टाइम्स ऑफ d, राइट, that is given as 5:9. So let's substitute the value of a and d here. तो a तो 1 है मेरे पास, तो 1 plus 6 into 30, 180 upon m plus 1 whole divided by 1 plus m minus 2 into 30 upon m plus 1 is equals to 5/9. Take LCM, cancel out m plus 1 and simplify कर लो, यहाँ से एक ही अननोन है m की वैल्यू निकल जाएगी, m की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। समय कैसे ही किया बेटा? हाँ सर। वो 13 रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। एलसीएम लोगे m प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल हैव m प्लस 181 होल डिवाइड बाई m प्लस वन इंटू m माइनस टू, 30m माइनस टू, तो यू विल हैव m प्लस वन प्लस m माइनस टू इंटू 30 इज इक्वल्स टू 5:9, 5:9, मल्टीप्लाई कर लो, 9 इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसके इधर मल्टीप्लाई कर लो, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ब्रैकेट ओपन करने पे विल हैव m, सिंपल है। ओके, वाज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, करना कैसे है? दक्ष, केवल, सिद्धार्थ, एवरीवन? ओके, तो ठीक है, यहाँ पे पॉज करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.2, नॉट कंपल्सरी फॉर अदर बैचेस बट फॉर जुलाई बैच इट इज कंपल्सरी, बाकी लोगों के लिए ऑप्शन है, करने का मन होगा तो कर लेना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे, कुछ आखिरी के 7-8 क्वेश्चंस हैं जो आप सब कोई कर सकते हो अटेम्प्ट, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। So everyone, if you have time to solve those 7 or 8 questions, but for July batch, this exercise is compulsory. Exercise 9.2 is compulsory. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉज ले रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन से जीपी पढ़ेंगे, और जीपी में मैं इतना तेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आपकी कोई और मीटिंग है अभी? इंग्लिश की क्लास है सर। इंग्लिश की है? हाँ ओके, तो जील से कोई नहीं है क्या? दीपाली मैम है शायद।